जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे जो आपका क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर 4 है और इसका नाम है आपका अर्धनारीश्वर। तो आज हम लोग अर्धनारीश्वर के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में और आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न है कि अभी जो है इंटरनेट का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं काम कर रहा था, इसके वजह से जो है ना हम आप सबको जो है ना आज रिकॉर्डेड वीडियो देने वाले हैं। तो इसमें देखिए अर्धनारीश्वर जो आपका चैप्टर है, इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं, उसके सारे क्वेश्चंस को भी हमने कर लिया है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो सब का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप जाकर उन सारे वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, और साथ में आपको मुहावरा भी हमने करा दिया है और धीरे धीरे करके जो भी उसके ग्रामर पोर्शन है जहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सारे ग्रामर पोर्शन को भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्धनारीश्वर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके जो लेखक हैं, अर्धनारीश्वर चैप्टर के जो लेखक हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादातर सवाल जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो लेखक परिचय से पूछा जाता है, ठीक है ना। उनके बारे में पूछा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनका जन्म। तो ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखेंगे अपनी जुबान पर हमेशा। सवाल यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, फिर जब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तो फिर वहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए ये जो आपका चैप्टर है अर्धनारीश्वर, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। देखेंगे इस चैप्टर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और ये दिनकर जी जो है ना ये हमारे बिहार के ही हैं, ठीक है ना। बिहार के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो सिमरिया बेगूसराय, आप सबको पता होगा सिमरिया जगह है, ठीक है ना। वहाँ पर एक बेगूसराय नाम का जो है ना गांव आपको पता होगा, ठीक है। तो सिमरिया बेगूसराय के रहने वाले हैं जो बिहार में पड़ता है, ठीक है। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया है। यदि आप थोड़ा सा और बढ़ाकर आगे चलेंगे तो इन्हीं को राष्ट्र कवि भी कहा गया। अब राष्ट्र कवि की उपाधि भी इन्हें मिला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। तो पूरा का पूरा परिचय आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करें तो इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ है और इनका जो निधन है वो 24 अप्रैल 1947 को हुआ था। यदि बात करें इनके जन्म का तो इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में है, ठीक है ना। ये बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है सिमरिया। तो यहाँ पर जो है ना सिमरिया, आपको सिमरिया घाट के नाम से बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते हैं, तो सिमरिया घाट के नाम से आप इसको जानेंगे, ठीक है। इसके बाद इनके माता का नाम यदि आप देखेंगे तो मनरूप देवी इनके माता का नाम था और इनके पिताजी का नाम है रवि सिंह, ठीक है ना। इनके माताजी का नाम है मनरूप देवी और इनके पिताजी का नाम है रवि सिंह। यदि बात करें इनके पत्नी का क्या नाम है तो इनके पत्नी का नाम है श्यामावती देवी, देख सकते हैं यहाँ पर इनके पत्नी का नाम है श्यामावती देवी। बात करें यदि इनके शिक्षा दीक्षा की, मतलब इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है, तो इनके प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में ही हुई है, प्रारंभिक शिक्षा गांव में और उसके आसपास। यदि 1928 में बात करें तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास किया था, ठीक है ना। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। इसके बाद 1932 में जो है ना पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास सब्जेक्ट में इन्होंने किया है, ठीक है। यदि इनके वृत्ति की बात करें तो ये प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद HE स्कूल बरबिघा, और इसके बाद सब रजिस्ट्रार भी ये रह चुके हैं, सब डायरेक्टर भी ये रह चुके हैं और जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इनकी वृत्ति यदि कहा जाए तो ये एक अलग लेवल की वृत्ति आपको दिख रहा होगा। फिर से एक बार यदि इसको आप देखेंगे, पहले ये प्रधानाध्यापक भी रहे हैं HE स्कूल के, इसके बाद ये बरबिघा, और इसके बाद जो बरबिघा में पढ़ रहा है HE स्कूल बरबिघा में जो पढ़ता है उसके ये प्रधानाध्यापक रहे हैं। फिर ये सब रजिस्ट्रार भी हैं, ये सब डायरेक्टर भी हैं जिसको को डायरेक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ये जनसंपर्क विभाग एवं
बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। कहाँ पर? तो भागलपुर जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर। यदि बात करें साहित्यिक अभिरुचि की तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता जो है ना इनकी प्रकाशित हुई है। देश पटना की बात, पटना में जो है ना प्रकाशन हुआ है और इनकी प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित है। मतलब इनकी जो एक रचना है, ठीक है ना, प्रतिमा जो कन्नौज में है वो छात्र जीवन पर अनेक रचनाएं प्रकाशित है। उसमें 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक जो है ना इनकी पहली कविता का पुस्तक है जिनका नाम है प्रणभंग, वो प्रकाशित हुआ था मात्र 21 वर्ष की अवस्था जब इनकी थी तब। आगे यदि देखेंगे आप थोड़ा सा और तो आपको इनकी और भी कृतियां के बारे में पता चलेगा जो बहुत ज़्यादा हिट है। मतलब ये आपको केवल और केवल 12th एग्जाम में ही नहीं, अदरवाइज आप जहां पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं और जहां पर हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं, इनकी रचना से सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछा जाता है और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इनकी सारी रचनाएं आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा, इनकी प्रमुख कविता जो है ना कविता कृति है प्रणभंग जो 1929 में छपा था, जो आप लोग को अभी जस्ट बताए हैं। ये इनकी कविता की प्रथम पुस्तक थी प्रणभंग जो 1929 में प्रकाशित हुई है। इसके बाद रेणुका जो 1935 में प्रकाशित हुई है। इसके बाद हुंकार जो 1938 में प्रकाशित हुई है। इसके बाद है आपका रसवंती जो 1940 ईस्वी में जो है ना ये प्रकाशित हुई है। कुरुक्षेत्र जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। रश्मि रथी जो 1952 में प्रकाशित हुई है। नील कुसुम जो 1954 में प्रकाशित हुई है। उर्वशी जो 1961 में प्रकाशित हुई है। परशुराम की प्रतीक्षा ये 1963 में प्रकाशित हुई है। इसके बाद आपका है कोमलता और कवित्व ये 1964 में प्रकाशित हुई है। हारे को हरि नाम ये 1970 में प्रकाशित हुई है। यदि आप इतनी ही रचना देख लेते हैं ना, इनकी इतनी ही रचना यदि आप देख लेते हैं तो आपका इतना ही से काम आसानी से बन जाएगा। इसमें आपको जो है ना इससे ज़्यादा अब आपके लेवल में नहीं चलेगा। हाँ, यदि आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो यदि आप कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करेंगे तो थोड़ा सा और इसमें आप ऐड कर लेंगे तो वो आपका जो है कंपटीशन लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और यदि बात करें इनकी प्रमुख कहानियों की तो मिट्टी की ओर जो 1946 में प्रकाशित हुई है। अर्धनारीश्वर जिसकी चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं ये 1952 में प्रकाशित हुई है। इसके बाद है आपका संस्कृत के 4 अध्याय ये 1956 में प्रकाशित हुई है। इसके बाद काव्य की भूमिका ये 1958 में प्रकाशित हुई है। वट पीपल ये 1961 में प्रकाशित हुई है। शुद्ध कविता की खोज ये 1966 में प्रकाशित हुई है। दिनकर की डायरी ये 1973 में प्रकाशित हुई है। ठीक है ना। ये जो है ना इनकी प्रमुख कहानियों में से है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से इस कहानियों पर यदि नजर डालेंगे, मिट्टी की ओर जो 1946 में प्रकाशित हुई है। अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित हुई है। संस्कृत के 4 अध्याय ये 1956 में प्रकाशित हुई है। इसके बाद है काव्य की भूमिका ये 1958 में प्रकाशित हुई है। वट पीपल 1961 में प्रकाशित हुई है। शुद्ध कविता की खोज ये 1966 में प्रकाशित हुई है। दिनकर की डायरी ये 1973 में प्रकाशित हुई है। यदि बात करें पुरस्कार एवं सम्मान की तो इनको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं संस्कृत के 4 अध्याय पर जो है ना इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये सवाल पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ना किस कृति के लिए जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो वह है संस्कृत के 4 अध्याय और उर्वशी। संस्कृत के 4 अध्याय एवं उर्वशी उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ये जो आपका उर्वशी नामक जो रचना है, ये उर्वशी नामक जो रचना है, इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। राज्यसभा के सांसद भी ये रह चुके हैं। इन्हें पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित किया गया है और मुख्य रूप से यदि बात करें तो इन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई है। ठीक है ना। इन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई है क्योंकि इन्होंने अपने राष्ट्र के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी है। ठीक
ठीक है। और इनकी कविताएं यदि आप बात करें तो ज़्यादातर देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं हुआ करती थी, और ये आज़ादी के समय बहुत सारी कविताएं को लिखी हैं, ठीक ना। इसलिए जो है ना, इन्हें आप ये कह सकते हैं कि ये अपने जीवन काल में जितनी भी कविताएं लिखे हैं, ज़्यादातर कविताएं देशभक्ति कविताएं हैं। इसलिए राष्ट्रहित में लिखी गई कविताओं को के कारण ही इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है, ठीक है ना। अब जिस चैप्टर की आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, इस अर्धनारीश्वर में जो मुख्य रूप से बात की गई है कि भगवान शंकर की यदि आप बात करेंगे तो उनका एक रूप है। उस रूप में आप यदि देखेंगे तो एक तरफ मतलब पूरे शरीर को यदि ऊपर से नीचे तक दो भागों में विभाजित किया जाए ठीक बीच से, तो आधा भाग पार्वती का होता है और आधा भाग शंकर जी का दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। मतलब एक ही यदि व्यक्ति में दोनों प्रकार के गुण देखने को मिले, वही अर्धनारीश्वर है। मतलब आधा नर और आधा नारी की बात की जा रही है, और इसके रूप के इसमें जो है ना, लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। और कुछ लोग का ये मानना है कि ये अर्धनारीश्वर का जो रूप है, ये खासकर जो हमारे समाज में एक थर्ड जेंडर जिसको माना जाता है, ठीक है ना, उसको अर्धनारीश्वर का रूप दिया गया है। क्योंकि उसमें जो है ना, देखा जाए तो पुरुष के भी गुण दिखते हैं और उसमें महिला के भी गुण दिखते हैं, ठीक है। तो कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इसमें यदि आप बात करेंगे अर्धनारीश्वर में, तो इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है इनके द्वारा कि एक ही व्यक्ति के अंदर यदि दोनों प्रकार के गुण दिख रहे हैं, ठीक है ना, यदि कोई पुरुष है और वो स्त्री वाला भी काम जानता है, यदि उसके अंदर स्त्रीत्व भी आ रहा है या स्त्रीत्व यदि है, तो ये उसके गुण में वृद्धि हुआ, ना कि उसके लिए ये जो है खराब चर्चा का विषय हो जाता है। उसके लिए लोग को ऐसा समझ में आता है कि अरे ये तो नारी वाला गुण सीख लिया, ये तो अब मतलब देहाती भाषा में उसको लोग मऊगा मऊगा कह के बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, यदि आप पुरुष हैं तो आपके अंदर पुरुषत्व होना चाहिए, यदि कोई महिला है तो उसके अंदर साड़ी महिला वाला गुण होना चाहिए, उसके अंदर पुरुष वाला गुण नहीं आना चाहिए। और यदि किसी के अंदर ऐसा हो रहा है तो लोग उसे अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं। जबकि कवि का ये मानना है कि एक ही व्यक्ति के अंदर यदि दोनों प्रकार के गुण उपलब्ध हो जाए, पाए जाए, तो उसके गुण में वृद्धि हुई है, ना कि उसे लोग हीन दृष्टि से देखे, ना कि उनके अपने कामों में जो है ना बट्टा लग गया है। ऐसा नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इसी पर मूल रूप से चर्चा की गई है। तो हम पूरे के पूरे अर्धनारीश्वर चैप्टर का सारांश आपको बताने जा रहे हैं। अब बारी बारी से ध्यान से देखिएगा सारांश में क्या कह रहा है। अर्धनारीश्वर पाठ के सारांश, आपसे कभी कभी सारांश पूछने के लिए पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में। तो जब आपसे सारांश पूछेगा तो आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बातें अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के सारांश हैं। राष्ट्रकवि दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से, मतलब ये एक प्रकार का निबंध है, निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। मतलब उनका यह मानना है कि नर और नारी कहीं से भी अलग नहीं है, वो पूर्ण रूप से समान है, एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यदि एक का गुण दूसरे का दोष बन जाए तो फिर वो गलत है, ठीक है ना। जैसे नारी का गुण यदि पुरुष में दिख रहा है तो वह उसका दोष नहीं माना जाए, ठीक है ना। हाँ, वह ऐसा माना जाए इसके गुण में वृद्धि हुआ है, ये ऐसा नहीं कि उसके गुण को दोष मान लिया जाए, ठीक है ना, और उसे लोग समाज में हे दृष्टि से देखना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिएगा, दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। दिनकर को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता है। मतलब ज़्यादातर यदि देखा जाए तो ये रूप कहीं देखने को नहीं मिलता है कि पुरुष के अंदर स्त्रीत्व वाला गुण आ जाए, ठीक ना। मतलब पुरुष जो है महिला के कामों को करना शुरू कर दे, महिला वाला काम करना शुरू कर दे, और वो अपने आप को
पुरुष और स्त्री दोनों रूप में दिखाना शुरू कर दे। देखिए, रूप का मतलब यहाँ पहनावा से नहीं है, यहाँ पोशाक से नहीं है। रूप का मतलब है कि यदि कोई पुरुष है तो यदि वो मतलब पुरुष वाला काम कर रहा है, ठीक है ना, तो केवल वो पुरुष वाला ही काम ना करे, यदि कोई काम उसको स्त्री वाला भी यदि उसको आ रहा है। जैसे हमारे समाज में ज़्यादातर जो मान्यताएं हैं कि पुरुष जितने भी है वो सब के सब बाहर वाले काम करेंगे, मतलब घर के बाहर का काम पुरुषों के लिए रखा गया है और घर का काम जो है वो स्त्रियों के लिए रखा गया है, ठीक है ना। जैसे घर में खाना बनाना है, बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है, बच्चे को संभालना है, ये सारा का सारा काम जो है ना स्त्रियों के हिस्सा में रख दिया गया है। मतलब स्त्री को कुल मिलाकर जो है ना घर के अंदर की बात वस्तु रखी गई है। और ये समाज जो है ना, ये पुरुष को क्या किया है कि आप बहुत बलवान हैं, आप बहुत हिष्ट पुष्ट है, आप बहुत एनर्जेटिक है, आपको सारा बाहर का काम करना है, मतलब भारी भरकम काम करने के लिए जो है ना पुरुष को छोड़ दिया है, वो ये उसके हिस्से में डाल दिया है। और ये दो भाग में तब बटा जब से ये खेती शुरू हुआ, जब से लोग किसान बने तब से ये जो है ना दो भाग में बट गया। मतलब महिलाएं घर का काम देखना शुरू कर दी और पुरुष जो है जाकर खेत में काम करना शुरू कर दिया। तो उसी समय से जो है ना ये काम दो भाग में बट गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना शुरू करते हैं। और यदि कोई पुरुष संयोगवश कभी घर का काम करते हुए दिख जाए, जैसे खाना बनाते हुए दिख जाए, झाड़ू लगाते हुए दिख जाए, कपड़ा धोते हुए दिख जाए, तो समाज उसको हे दृष्टि से देखते हैं कि अरे ये तो गड़बड़ है, ये तो घर का काम करता है, मौगा है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें उसको सुनने को मिल जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई महिला घर से बाहर निकल कर काम करना शुरू कर दी है, घर से बाहर यदि वो कोई काम कर रही है, तो फिर उसको भी लोग अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है ना। आइए, दिनकर को यह रूप देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वे क्षुब्ध हैं। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष और स्त्री हैं। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उनके नारित्व में बट्टा लग जाएगा। मतलब महिला ये समझती है कि यदि हम पुरुष का गुण सीख लेंगे तो हमारा जो नारित्व है, ठीक ना, हमारा जो महिला का एक दायरा है उसमें बट्टा लग जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्रियोचित गुण अपनाकर वह स्त्रैण हो जाएगा। इस विभाजन से दिनकर दुखी हैं। मतलब जो बात हम आपको अभी समझा दिए हैं वही बात यहाँ पंक्ति के माध्यम से लिखा गया है। यह नहीं भारतीय समाज को जानने वाले तीन बड़े चिंतक रविंद्रनाथ प्रेमचंद्र प्रसाद के चिंतन में भी दुखी है, चिंतन से भी दुखी है। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुण को बंटवारा करने वाले। मतलब दिनकर जी का यह मानना है कि यदि ईश्वर मतलब धूप में और चांदनी में बंटवारा नहीं कर सके तो फिर हम कौन होते हैं कि स्त्री और पुरुष के कामों में बंटवारा करना, उसके गुण को बंटवारा करने वाले में से हम कौन होते हैं। हाँ देखिएगा, वे नारी के पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में भी कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि पुरुष जो है ना वर्चस्ववादी तरीके से, मतलब अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अपने आप को बहुत बलवान और बहुत ताकतवर दिखाकर जो है ना महिला को अपना गुलाम बना लिया है। इसके बाद जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। हमने आपको अभी जस्ट बताया है कि ये जो काम का बंटवारा हुआ था ये कृषि व्यवस्था से ही इसकी शुरुआत हो गई थी कि महिला घर में काम करेगी, घर का काम सारा महिला संभालेगी और पुरुष जाकर खेत में काम करेगा, ठीक है ना। हाँ, और ये वहीं से बंटवारा शुरू हुई थी। इसके बाद यहाँ से जिंदगी को दो टुकड़े में बांटी गई। नारी पराधीन होकर अपने समस्त मूल्य भूल गई। नारी जो है पराधीन हो गई किसके? पुरुष के, और अपने समस्त मूल्य को वो भूल गई। अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष को होने से है। समाज ने भी नारी को भोग्य समझकर उसका उपभोग खूब किया। मतलब समाज भी जो है ना नारी को घर के क्या कहा जाता है कि एक सुंदरता का विषय समझते हैं, ऐसा भोग का विषय समझते हैं, ठीक है ना। और उसका खूब उपयोग किया गया। मतलब पुरुष समाज जो है ना नारी को भोग का विषय समझकर जो है ना उसका खूब उपभोग किए हैं। वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद की खान मानकर उसका जी भर उपभोग किया। दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की
दली दो प्रतिमाएं हैं, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। मतलब जिस काम को पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, नारी के लिए वह भी कर्म क्षेत्र हो सकता है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी है कि जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुषत्व स्पष्ट आभास हो सके। मतलब ये इसमें स्पष्ट दिखाया गया है या स्पष्ट कही गई है कि यदि पुरुष के अंदर किसी नारीत्व का ज्योत जल रहा है या उसके अंदर कोई गुण आ रहा है, तो स्त्री के अंदर भी पुरुष का गुण आना चाहिए, दिखना चाहिए और स्पष्ट ये बात आभास होनी चाहिए, स्पष्टता ये बात दिखनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो अर्धनारीश्वर चैप्टर आपका है उसका ये सारांश, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और बाद बाकी इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सबको हम आपको बारी बारी से जो है ना प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।